Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your embryology series and today we will going to learn about ovulation and fertilization. सबसे पहले हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल एक नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का देखें तो हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करना है, उनको स्टिमुलेट करना है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच रिलीज़ करे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एफएसएच है उसने जो आपके ओवेरियन फॉलिकल बन रहे थे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, एंट्रो फॉलिकल, जो भी उसकी सारी डेवलपमेंट थी उनकी ग्रोथ करवानी है, उनकी मेचुरेशन करवानी है। और एलएच ने क्या करना है, सबसे पहले एलएच की एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ने मेचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बनाना है जिसने oocyte को स्टिमुलेट करना है कि वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करें। जो मियोसिस प्रोफेज 1 के अंदर oocyte अरेस्ट हुआ था ना बिफोर बर्थ और थ्रू आउट दी लाइफ, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, उसने क्या करना है, उस oocyte को स्टिमुलेट करने की मियोसिस 1 कंप्लीट करे और अपनी मियोसिस 2 शुरू करे। फिर स्टिमुलेट करना है उसने प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरी के सेल्स होते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन करवानी है। एंड लास्ट उसने ड्यूरिंग द ओवुलेशन जो फॉलिकल है उसको रेप्चर करवाना है ताकि उसमें से oocyte रिलीज हो जाए। नेक्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन जो कि ओवरी के आपके फॉलिकल के थीटा इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल सिक्रीट करते हैं। उन्होंने यूट्राइन एंडोमीट्रियम, यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम होती है उसको प्रिपेयर करना है ताकि वो फॉलिकुलर और पॉलीफिलेटिव फेज जो आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली फेज है उसके लिए प्रिपेयर करना है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक करवाना है ताकि ईजिली आपका स्पर्म वेजाइना से ट्रेवल करके यूट्राइन ट्यूब तक आ सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। और साथ में इसने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को भी एक स्टिमुलस सा भेजना है ताकि वो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करवाए। प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा हार्मोन, ये भी आपका जो ओवरी के सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग स्टेरॉइड हार्मोन होता है, इसने ओवरी की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है उसकी वॉल्स की ताकि oocyte रिलीज़ करवा सके ओवरी। एंड साथ में इसने यूट्राइन एंडोमीट्रियम को ही प्रिपेयर करना है ताकि जो डेवलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उसकी इम्प्लांटेशन करवा सके। ये आपकी अलाइनमेंट की डायग्राम है जिसमें उन्होंने ओवरी दिया कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से इम्पल्सेस आए यानी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आए जिन्होंने इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि वो गोनाडोट्रोफिन आके रिलीज़ करे। एफएसएच है, उसने फॉलिकल की मेचुरेशन करवाई यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर एंट्रल फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल करवाया, फिर उसने ओवुलेशन की। एलएच आ गया जिसने मेचुरेशन भी करवाई है फॉलिकल की, साथ में कॉर्पस ल्यूटियम भी बना दिया और उसको भी मेंटेन करवाया। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल नॉर्मल फीमेल मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। हर मंथ क्या होता है, पुबर्टी के बाद हर मंथ जो आपका फॉलिकल का, प्राइमरी फॉलिकल का एक 4000 का पूल था उसमें से 15 से 20 फॉलिकल प्री एंटर स्टेज में होते हैं, उसको फॉलिकल पूरा डेवलप मेच्योर नहीं होते, वो सेलेक्ट होते हैं। फिर एफएसएच उनको स्टिमुलेट करेगा और वो मेच्योर होंगे। सिर्फ उन 15 से 20 में से एक फॉलिकल फर्दर सेलेक्ट होगा, फर्दर फुली डेवलप होगा और अपना oocyte को रिलीज करेंगे एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जबकि बाकी सारे हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, एट्राइटिक हो जाएंगे, उनके जो सराउंडिंग ग्रेनुलोसा सेल है वो भी फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होकर कॉर्पस एट्राइटम बना देगा। और इनकी जो ग्रोथ होती है उसकी मॉलिक्यूलर रेगुलेशन में ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 9 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ओवुलेशन। ओवुलेशन से बिल्कुल पहले क्या होता है, एफएसएच और एलएच ने इतना हो सकता है कि वो फॉलिकल को पूरा ग्रो करवा के उसकी एंट्रल फेस से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना दे। 16 आवर बिफोर ओवुलेशन एलएच हार्मोन का एक सर्ज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है जो क्या करवाता है, फॉलिकल को जल्दी से स्टिमुलेट करता है कि अपना मियोसिस 1 जहाँ पे प्रोफेज 1 में अरेस्ट है वो कंप्लीट करे और बाद में जाके जो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के अंदर उसको अरेस्ट कर देता है। बिल्कुल ये 16 आवर्स पहले एलएच बढ़ेगा और जो आपका फॉलिकल है उसको जल्दी से डेवलप करवाएगा, मियोसिस उसकी कंप्लीट करवाएगा और फिर ओवुलेशन से बिल्कुल 3 घंटे पहले वो मेटाफेज 2 में आके अरेस्ट हो जाएगा। अब मेटाफेज 2 में वो तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उसके बिना वो आगे नहीं डेवलप कर सकता। ओवरी के सर्फेस के ऊपर क्या होता है, एक बल सा, एक एपिस सा, सपोर्ट सा, एवेस्कुलर स्पोर्ट अपीयर होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा के थ्रू ही जो आपका फॉलिकल है वो ब्रस्ट करेगा, टूटेगा, उसमें से oocyte बाहर निकलेगा। एलएच इंक्रीज हो जाएगा, साथ में प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने ओवरी की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ताकि वो जो oocyte है फॉलिकल के अंदर उसको रिलीज करे। ग्रेनुलोसा सेल जो सराउंडिंग में वो भी टूट जाएंगे और साथ में ओवरी जो oocyte है वो रिलीज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन क्या है, नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की डे 14 के ऊपर होता है जिसमें आपका एग oocyte रिलीज हो जाता है। जो सराउंडिंग कोमुलोसोमोर्फस सेल है वो रीअरेंज हो जाएंगे जोना प्लूसिडा के इर्द गिर्द। जोना प्लूसिडा के एक्सटर्नली बाहर एक और लेयर बना देते हैं जिसको कोरोना रेडिएटा कह देते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। अब oocyte निकलने के बाद जो ग्रेनुलोसा सेल है रेप्चर फॉलिकल के और थीटा इंटरना, इन्होंने क्या करना है, ये सराउंडिंग जो वेजल्स होगी ब्लड वेजल वो इनको वेस्कुलाइज कर देगी। साथ में एलएच भी आएगा, एलएच की सर्ज होगी एलएच हार्मोन की, जो एक येलो से सेल डेवलप करते हैं जिनको ल्यूटियन सेल कहते हैं। और टुगेदर इस पूरे जो रिमेनिंग फॉलिकल है, फॉलिकल में से oocyte निकल गया, एग निकल गया, फॉलिकल की बात करें वो फॉलिकल फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने होते हैं और ये हार्मोन क्या करते हैं, यूट्राइनी म्यूकोजा जो होता है यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उनको प्रिपेयर करती है ताकि वो जाइगोट की इम्प्लांटेशन के
लिए, प्लेसेंटा एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी होते हैं। आपका एग निकल गया ना, एग ने फर्टिलाइज होकर वापस आके जब इम्प्लांट होना है तो उसके लिए ये प्रिपरेशन करेंगे। इस डायग्राम में देखिए, पहले हमारे पास एक मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल है जो हमने पहले पढ़ा था, ग्राफियन फॉलिकल, थीटा इंटरना है। बाद में क्या हुआ, वही फॉलिकल्स एक साइड में स्टिग्मा अपीयर हुआ, वो टूट गया, और उस साइड जो सेकंड म्योटिक डिवीजन मेटाफेज 2 के अंदर था वो रिलीज हो गया। साथ में सराउंडिंग कॉमुलोसोमॉर्फस सेल भी है जिन्होंने कोरोना रेडिएटा वगैरह की लेयर्स बना लेनी है। देन जो आपका बाकी फॉलिकल था वो येलो कलर के ल्यूटियन सेल में कन्वर्ट हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन एक पेन सी फील होती है जिसको मेटल सोर्स पेन कहते हैं, और या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में होता है, बिकॉज आपकी ओवुलेशन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल डे 14 के ऊपर होती है। और ओवुलेशन जब होती है तो बॉडी टेम्परेचर, बेसिक बॉडी टेम्परेचर है वो ऑफन राइज कर जाता है, और अगर गोनाडोट्रोफिन हार्मोन आपके बहुत थोड़े होंगे, नहीं होंगे, तो आपकी ओवुलेशन उस केस में नहीं होती। तो क्या करती है फीमेल जो होती है जिसके पास गोनाडोट्रोफिन हार्मोन उसकी बॉडी में कम हो, वो सिंथेटिकली बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर करती है ताकि उसकी ओवुलेशन हो सके। ओवरी से आपका ऊसाइड निकल गया, साथ में यूट्राइन ट्यूब एग्ना पार्ट होता है, जो यूट्राइन ट्यूब के फिम्बरिया निकल रहे होते हैं जो ओवरी को कम्प्लीटली कवर करते हैं। वो फिम्बरिया करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ऊसाइड है उसको मजीद आगे प्रोपेल करेगा। बाद में जो ऊसाइड है वो लेटर अपना जो कोमुलोसोमॉर्फस सराउंडिंग ओवरी के पास से सेल्स थे उनसे अपना साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भेजते हैं अपने, ताकि वो ऊसाइड को जकड़ के रखते हैं। वो बाद में उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ऊसाइड विल बी फ्री टू मूव, और फिर जो यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस की मस्कुलर कंट्रैक्शन है वो ऊसाइड को आपके फर्दर मूव करवाते हुए यूट्रस तक लेकर आएंगे, एम्पुला ऑफ यूट्रस तक लेकर आएंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म हो सके। इस डायग्राम में भी देख लेंगे कैसे यूट्राइन ट्यूब है और सारे फिम्बरिया निकला हुआ है जो ओवरी के ऊपर सेट कर जाते हैं, और वो उस साइड के बस सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीलिया होते हैं उनके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस साइड को फर्दर प्रोपेल करवाएंगे। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो गया, और 9 डेज तक वो मैक्सिमली डेवलप हो जाता है, कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, यानी पूरी येलो सी प्रोमिनेंस बन जाती है ओवरी के सर्फेस के ऊपर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ड्यू टू जो उसके ल्यूटियन सेल उनकी ल्यूटेलाइसिस हो जाएगी, और वो एक फाइब्रेटिक स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होगा जिसको हम कॉर्पस अल्बाइकन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन उससे क्रिएट करना होता है तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका मेंटेन रहेगा, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविटाइडस बन जाएगा। उस केस के अंदर ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन होता है जो आपके डेवलपिंग प्लेसेंटा के सेल्स होते हैं, सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्टिक सेल, वो एसीजी ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिन्होंने आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना होता है, बिकॉज वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाता है, और वो प्रोजेस्टेरोन नेसेसरी होता है आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। Until 4th-5th month of your gestation period, कॉर्पस ल्यूटियम आपकी मैक्सिमली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, और लेटर उसके बाद प्लेसेंटा ये फंक्शन ले लेता है और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जिसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम की मजीद ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म डिपोजिट होते हैं फीमेल के वेजाइना के अंदर, और सिर्फ उन सारे स्पर्म में से 1% स्पर्म सर्विक्स तक आते हैं। सर्विक्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब, सर्विक्स आपका यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब की मेजरली कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पर्म की बड़ा लिटर अपनी मूवमेंट होती है, और इसको टाइम लग सकता है 30 मिनट से 6 दिन तक लग सकता है स्पर्म को। और स्पर्म जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी दिनों के लिए वायबल यानी जिंदा लाइव रह सकता है कि वो फर्टिलाइज कर सके। यूट्राइन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। ओवरी के बाद सबसे पहले आता है इसका इन्फेंटिबुलम, देन इस्मस, एम्पुला, और लास्ट में इंटरम्यूरल पार्ट। एम्पुला के अंदर होनी होती है मोस्टली आपकी फर्टिलाइजेशन। स्पर्म नीचे से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, सर्विक्स से क्रॉस करता हुआ इस्मस तक आके स्पर्म बहुत लेस मोटाइल हो जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, माइग्रेशन टोटली खत्म हो जाती है। ओव्यूलेशन जब होती है, ठीक है, तो आपका जो स्पर्म अगेन मोटाइल हो जाता है बिकॉज ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय कोमुलस सेल सराउंडिंग एग। जो उस साइड एग रिलीज हुआ उसके सराउंडिंग में कोमुलस सेल भी है, उन्होंने कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस किया जिन्होंने स्पर्म को मजीद दोबारा मोटाइल करवा दिया। फिर स्पर्म स्विंग करते करते एम्पुला तक आ जाएगा जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। हाउएवर स्पर्म जब तक 2 तरह के प्रोसेस उसके ऊपर नहीं होते, कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन, तब तक स्पर्म उस साइड से फर्टिलाइज नहीं कर सकता। कैपेसिटेशन को पीरियड ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी स्पर्म के ऊपर ऐसे 7 आवर के पीरियड के अंदर चेंजेस आते हैं जिसको कैपेबल करते हैं कि वो उस साइड के साथ फर्टिलाइज कर सके। इंटरैक्शन होते हैं बेसिकली जो आपके स्पर्म के एपिथेलियल इंटरैक्शन होते हैं बिटवीन द स्पर्म एंड जो आपकी यूट्राइन ट्यूब की म्यूकोजल सरफेस है उनके दरमियान में। ग्लाइकोप्रोटीन कोड और जो सेमिनल प्रोटीन होती है स्पर्म के ऊपर, स्पर्म की प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर, वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। स्पर्म का आगे हम डिटेल में स्ट्रक्चर जब देखेंगे, आपके फिजियोलॉजी में देखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का कोड बना होता है। सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होता है वो कुछ ऐसी प्रोटीन रिलीज करते हैं जो स्पर्म को कवर करके रखता है जाके वो इनएक्टिव स्टेट में रहे, और सिर्फ वही स्पर्म जो कैपेसिटेट करते हैं, जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस करते हैं, वो जो उस साइट है आपका उसके इर्द गिर्द कोरोना रेडिएटा सेल्स बने तो उनको पेनिट्रेट करते हैं, जोना प्लसीडा को पेनिट्रेट करते हुए एक्रोसोम रिएक्शन करेगा। एक्रोसोम रिएक्शन स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट कर दिया, जोना प्लसीडा के ऊपर जब आके बाइंड करेगा तो उसकी प्रोटीन्स रिलीज होती है जिनको एक्रोसिन और ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो स्पर्म को फर्दर कैपेबल करेगा कि वो उनको भी पेनिट्रेट करके अंदर जाके उस साइड से फर्टिलाइज कर सके।
फर्टिलाइजेशन के 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में जो स्पर्म है वो कोरोना रेडिएटा की लेयर को पेनिट्रेट करेगा, सेकंड में जोना प्लूसिडा को पेनिट्रेट करेगा, और लास्टली जो स्पर्म है और oocyte की सेल मेम्ब्रेन है उनके आपस में फ्यूजन हो जाएगी। ड्यूरिंग अ मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स 200 से 300 मिलियन तक स्पर्मेटोजोआ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपोजिट होता है, जिसमें से सिर्फ 300 to 500 साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला तक आते हैं। उन 300 से 500 में से एक स्पर्म सेलेक्ट होगा जो एग को फर्टिलाइज करेगा, और बाकी जितने भी स्पर्म होंगे ना वो उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो फर्टिलाइज कर सके, और सिर्फ वही स्पर्म कर सकता है फर्टिलाइज जिसके पीछे कैपेसिटेशन हुई हुई है, जो कैपेसिटेटिंग स्पर्म होगा। सेकंड फेज इज पेनिट्रेशन ऑफ जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन का शेल होता है जो कि एग के आसपास सराउंडेड होता है और फैसिलिटेट करता है और मेंटेन करता है स्पर्म की बाइंडिंग और इंड्यूस करवाता है एक्रोसोम रिएक्शन, जो हमने पीछे कैपेसिटेशन के बाद एक्रोसोम रिएक्शन में डिस्कस किया था। बाइंडिंग एंड एक्रोसोम रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय द लाइगेंड ZP3 जोना प्रोटीन्स। जोना प्लूसिडा के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक ZP3 प्रोटीन है जो कि बाइंडिंग करवाता है। बाइंडिंग के बाद क्या होगा, एक्रोसोमल एंजाइम एक्रोसोम रिलीज होगा जो स्पर्म को हेल्प करेगा कि वो जोना प्लूसिडा को पेनिट्रेट करे। परमेबिलिटी ऑफ जोना प्लूसिडा चेंजेस, पर जो जोना प्लूसिडा इम्पर्मेबल बैरियर होते हैं ना, ये किसी भी चीज़ को oocyte थोड़ी आने देंगे। इसकी परमेबिलिटी कब चेंज होगी, व्हेन head of sperm comes in contact with the oocyte surface resulting release of the lysosomal enzyme from cortical granules। oocyte के अंदर cortical granules होते हैं, वो ऐसे lysosomal enzyme रिलीज करवाएंगे जिन्होंने स्पर्म की हेड को पेनिट्रेट द oocyte फैसिलिटेट, और सिर्फ एक स्पर्म oocyte को पेनिट्रेट करने में फर्टिलाइज करने में कामयाब होता है। थर्ड फेज में oocyte के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इंटेग्रिन्स और स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डिसइंटेग्रिन। इंटेग्रिन और डिसइंटेग्रिन आपस में इंटरैक्ट करेंगे, उनके दरमियान एडिशन होगी जिसके थ्रू oocyte और स्पर्म आपस में फ्यूज कर देंगे। In human, both head and tail of spermatozoa enter the cytoplasm of oocyte. However, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की वो oocyte के सर्फेस में एंटर नहीं करेंगी, वो बाहर ही रहेगी, और आगे एग ने इसको 3 तरह से रिस्पॉन्ड करना है। नंबर 1 इज कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो oocyte के अंदर थे उन्होंने लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करवा दिए। उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले जो oocyte की मेम्ब्रेन है ना, एक स्पर्म ने पेनिट्रेट कर लिया, वो अंदर आ गया, उसको फिर इम्पर्मिएबल करना है ताकि मजीद स्पर्मेटोजोआ मजीद स्पर्म उसको पेनिट्रेट ना कर सके। और जोना प्लूसिडा ने अपना स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को चेंज कर लेना है ताकि वो मजीद स्पर्म की बाइंडिंग और पेनिट्रेशन को अवॉइड कर सके, और ये सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं ताकि पूरी स्पर्म ही ना हो, यानी मल्टीपल स्पर्म आके एक सिंगल oocyte के साथ फर्टिलाइज ना कर जाए। नंबर 2 इज रिजम्पशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। oocyte जो अपनी मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 के अंदर अरेस्ट हो गया था एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की पेनिट्रेशन के बाद वो अपनी जो मियोसिस है मियोसिस 2 उसको कंप्लीट करेगा। आगे फिर सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte से सेकेंड पोलर बॉडी में और डॉटर सेल में यानी डेफिनेटिव oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके क्रोमोसोम मटीरियल भी हैप्लॉइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 22+1 X क्रोमोसोम उसके अंदर आ जाएगा, और उसको तब हम क्या कहेंगे, oocyte को फीमेल प्रोन्यूक्लियस का नाम देंगे। थर्ड इज द एक्टिवेशन ऑफ एग। स्पर्मेटोजोआ के पास ऐसे एक्टिवेटिंग फैक्टर होंगे जो आके स्टिमुलेट करेंगे एग को कि वो अपने इस तरह के सेलुलर और मॉलिक्यूलर इवेंट्स और चेंजेस हो जाके अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, बिकॉज आपका एग स्पर्म फ्यूज कर रही है ना, अब उसने एम्ब्रियो बनाना है, जाइगोट बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, तो अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस को वो प्रमोट करेंगे। स्पर्मेटोजोआ अंदर आ गया, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के करीब आ गया, उसका अपना न्यूक्लियस फॉलन हो जाएगा, फूल जाएगा, फिर उसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस का नाम देंगे। उसकी टेल डिटैच हो जाएगी उससे और डीजनरेट हो जाएगी, बिकॉज हमने देखा था हेड और टेल स्पर्मेटोजोआ के अंदर आई थी, टेल फिर डिटैच होगी और वो डीजनरेट हो जाएगी। मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गया तो वो काइंड ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल, उनको मतलब आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों हैप्लॉइड है, दोनों की ग्रोथ हो जाएगी अपने, वो अब उनके आगे फेजेस कंटिन्यू हो गए, वो डीएनए उनका रेप्लिकेट करेगा, उनकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके पास सारे वो मियोसिस 2 के डीएनए रेप्लिकेशन, सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड, डुप्लीकेशन, वो सारे फेजेस होकर दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे और एक वो जाइगोट बन जाएगा। इस डायग्राम में उन्होंने वही सारे मियोसिस के स्टेप्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहले आपकी सेकंड जनरेशन डिवीजन होगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस आने पोलर बॉडी बन गई, मेल प्रोन्यूक्लियस आके उससे फ्यूज हो गए, दोनों में मियोसिस और जियानाफेज, टीलोफेज और फाइनली 2 सेपरेट सेल्स बन गए। रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ फ्रॉम फादर और हाफ फ्रॉम मदर। फीमेल मेल से हाफ आए और उन्होंने नॉर्मल जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है नेक्स्ट फीटस के अंदर, नेक्स्ट बेबी के अंदर वो रिस्टोर कर लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल, सेक्स जो होती है वो मेल के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज अगर वाई क्रोमोसोम वाई जीन मेल लाएगा तो यानी वाई मेल होगा, और अगर मेल की तरफ से एक्स आता है, बिकॉज फीमेल ने तो देना ही एक्स होता है, अगर मेल की तरफ से एक्स आएगा तो फीमेल होगा। एंड लास्टली इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज जो नेक्स्ट स्टेप्स है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।